भारत में लेट 90s और अर्ली 2000s के दौर में जब कोई व्यक्ति अपनी पहली गाड़ी लेने के लिए निकलता था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मारुति 800 लेकर आता था। चाहे कोई रईस आदमी के बेटे ने कॉलेज पास आउट करा हो, किसी का धंधा अच्छा चला हो या फिर किसी को शादी करने का अवार्ड मिला हो, हर किसी की पहली गाड़ी मारुति 800 ही हुआ करती थी। आम आदमी तो छोड़ो, आज की डेट में जो लोग खास हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान और बोमन ईरानी जैसे लोगों तक के पास पहली गाड़ी मारुति 800 ही हुआ करती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि 800 सस्ती थी, जो कि उस वक्त की इकोनॉमी में ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाती थी और मार्केट में कोई और खास ऑप्शन थे भी नहीं। लेकिन आज यानी कि 2025 में सब कुछ बदल चुका है। आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि देखकर दिमाग घूम जाता है। एंड थैंक्स टू IT बूम इन इंडिया आज की डेट में कई लोगों की शुरुआती सैलरी ही लाखों के अंदर है और इसीलिए हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स अपने पहले साल की कमाई से ही थार रॉक्स जैसी ऑफ रोडर या फिर वर्टस जैसी सेडान्स लेने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि भले ही आपके पास पैसा जल्दी आ गया हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके की गाड़ियां फर्स्ट टाइम बायर के तौर पर नहीं लेनी चाहिए और उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि जब आप एक नए ड्राइवर होते हो तब बड़ी गाड़ी या फिर ऐसी गाड़ी जिसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा है वो आपको मुसीबत में डाल सकती है। स्पेशली कंजस्टेड एरियाज में तो ड्राइवर्स के पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो आसानी से मनूवर करी जा सके। दूसरा, नए कार बायर्स को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर मॉडल को वो खरीदने जा रहे हैं वो अपने रिलायबिलिटी इश्यूज़ के लिए बदनाम ना हो और जिस ब्रांड की वो गाड़ी खरीद रहे हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो, क्योंकि न्यू कार ओनर्स ऑलरेडी कार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। ऊपर से अगर ख़राब सर्विस मिले या फिर रिलायबिलिटी की वजह से उनको दिक्कतें झेलनी पड़े तो उनका बाइंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी का इंजन भी ठीक ठाक पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बंदा नया ड्राइवर हो या फिर पुराना, उसको गाड़ी के मज़े पूरे मिलने चाहिए। एंड लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गाड़ी सेफ भी होनी चाहिए और स्पेशली नए ड्राइवर्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस पुराने ड्राइवर्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। अब नए ड्राइवर्स के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बता दिए हैं, लेकिन ये सारी खूबियां एक गाड़ी में मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर उन गाड़ियों को फीचर करा है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा नज़दीक जाती हैं। और मैंने इस वीडियो के अंदर 5 लाख से लेकर 20 लाख तक की गाड़ियों को फीचर करा है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर, कई लोगों के लिए आज की डेट में प्राइस ब्रैकेट उतना मैटर नहीं करता पहली गाड़ी लेते टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं छोटी गाड़ियों से और बढ़ते हैं बड़ी गाड़ियों की तरफ। मैं इस वीडियो के अंदर हर एक गाड़ी को इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से स्कोर भी करूंगा, लेकिन ये वीडियो इन स्कोर के हिसाब से नहीं चलेगी। जो रैंकिंग होगी वो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी की तरफ बस, लेकिन हाँ स्कोर के हिसाब से रैंकिंग मैं एंड में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलो पहली और 10th नंबर पर आने वाली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, जो कि है टाटा की टियागो। ये गाड़ी 5 लाख से लेकर 8.45 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस तक जाती है। टियागो एक छोटी कार है, लेकिन एक ऐसी छोटी गाड़ी है जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ है और ये गाड़ी उन कुछ शुरुआती स्मॉल कार्स में से है जो कि ग्लोबल एनकैप के अंदर 4 स्टार्स लेकर आई थी। लेकिन अनलाइक मारुति की गाड़ियां जिनमें अब ऑल्टो से ही 6 एयरबैग्स मिलने लग गए हैं, टियागो के अंदर आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग्स देखने को मिलते हैं और ये मैं पूरे वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, बेस टू टॉप सब में ही 2 मिलते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, गाड़ी के अंदर ज्यादा एयरबैग्स का होने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी सेफ भी बहुत ज्यादा होगी। मेरा मानना यह है कि गाड़ी की जो चेसी की स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि क्या होता है एक्सट्रीम केसेस के अंदर ना आपकी गाड़ी डिफॉर्म हो सकती है, यानी कि जो बाहर से क्रैश हुआ है उसका जो असर है वो आपके कैबिन में भी आ सकता है, जिसकी वजह से जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको नुकसान हो सकता है, जो कि टियागो जैसी गाड़ियों में मारुति की गाड़ियों के मुकाबले कम देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करें ईज ऑफ ड्राइविंग की, तो गाड़ी ऑब्वियसली छोटी है तो इसको चलाना और मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में मैं इस गाड़ी को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। इसके बाद अगर हम बात करें इंजन की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में यह इंजन ठीक ठाक है, नथिंग एक्साइटिंग, और हाई स्पीड्स में ना ये थोड़ा शोर ज़्यादा मचाता है क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके इंजन की जो वाइब्रेशन है ना, 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी वो कैबिन के अंदर नहीं आती है। मैंने इस इंजन के साथ 2 गाड़ियाँ चला ली हैं टाटा की और मेरे को ना ये इंजन ठीक ठाक स्मूथ लगता है, तो इस इंजन को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल रिलायबिलिटी की, मैं यहाँ पर इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, और रिलायबिलिटी से मतलब सिर्फ इंजन का नहीं है मेरा यहाँ पर, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन सबकी बात कर रहा हूँ। तो टाटा की जो छोटी गाड़ियाँ हैं ना, उनमें आपको कोई खासी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यूजुअली थोड़े बहुत निकल्स आ जाते हैं कभी कभार, तो उतना चलता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको दूंगा 3.5 स्टार्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के सर्विस एक्सपीरियंस की, तो बॉस टाटा को डेफिनेटली अपने जो सर्विस सेंटर्स हैं, सर्विस एक्सपीरियंस है ओवरऑल, उस पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस गाड़ी को 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 दूंगा। वैसे देखो, टाटा के कई डीलरशिप्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप टाटा की गाड़ी लेने जा रहे हो तो अपने जो नियर बाय सर्विस सेंटर्स हैं ना, उनकी रेकी कर लो, जान लो कि वहाँ पर सर्विस कैसी मिल रही है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो, और अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको कोई खासी दिक्कत नहीं आएगी। सर्विस के बाद अगर मैं बात करूँ कॉस्ट और माइलेज की, तो थ्रू आउट द वीडियो मैंने ऐसी ही गाड़ियों को चूज़ करा है जिनकी जो माइलेज है वो अच्छी है और जो सर्विस है वो रीजनेबल कॉस्ट में हो जाती है। मैंने इस तरीके के ब्रांड्स रखे ही नहीं है जिनमें सर्विस ज़्यादा महंगी होती हो, तो उनकी बात मैं बार बार नहीं करूँगा। हाँ, बाकी माइलेज के बारे में मैं ज़रूर बता देता हूँ। इसकी जो क्लेम माइलेज है वो 20 किलोमीटर पर लीटर की है, जो कि ठीक है इस गाड़ी के हिसाब से।
तो जो टोटल इस गाड़ी का स्कोर बनता है वो आपके सामने है। लिस्ट में आने वाली जो अगली गाड़ी है वो है मारुति की इग्निस। वैसे तो यार आप कोई भी छोटी सुजुकी की कार खरीद सकते हो, सभी की सभी अच्छी हैं फर्स्ट टाइम कार बायर्स के, लेकिन इग्निस को ही चूज करने के ना मेरे स्पेशल रीजंस हैं। जैसे कि इस छोटी सी कार के अंदर आपको एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 82 bhp की पावर निकालता है। देखो ऐसे तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है, लेकिन आज की डेट में इतनी छोटी गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन मिलना बहुत ज़्यादा रेयर साइट्स है। ज़्यादातर ब्रांड्स अपनी इन छोटी गाड़ियों के अंदर 3 सिलेंडर इंजन ही दे रहे हैं और मारुति वाले भी दे रहे हैं। ज़्यादातर उनकी गाड़ियों में अब देख लो ज़्यादातर 3 सिलेंडर इंजन ही मिलेंगे आपको। लेकिन सवाल ये उठता है कि 4 सिलेंडर होने का फ़ायदा क्या है। देखो 4 सिलेंडर इंजन जो होते हैं ना वो स्मूथ होते हैं, ऊपर से इग्निस जैसी छोटी गाड़ी जो सिर्फ 850 किलो की है उसके अंदर ये इंजन और भी ज़्यादा अलाइव फील होता है। इसके अलावा जो 4 सिलेंडर इंजन होते हैं ना उनका इनिशियल टॉर्क भी अच्छा होता है और वो स्टटर भी नहीं करते हैं लो आरपीएम पे। तो इसीलिए मैं इस गाड़ी के इंजन को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। रिलायबिलिटी के मामले में भी हम जानते ही हैं कि सुजुकी एक नंबर है, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं है किसी भी तरीके का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर इंजन हो। तो यहाँ पर भी 4.5 स्टार्स हम दे सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस भी मारुति की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब थोड़ा सा ना जो माहौल है वो क्राउडेड हो गया है, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है सर्विस सेंटर के अंदर अपना कोई काम कराने के लिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार तो दे ही सकते हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड बना हुआ है इनका। और क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ 3700 mm की ही है, इसीलिए इस गाड़ी को चलाना और इस गाड़ी को किसी भी जगह पर पार्क करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर यानी कि ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में भी मैं इस गाड़ी को 4 स्टार्स दूंगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर ज्यादातर सुजुकी कार्स मात खा जाती हैं और वहां पर ये भी खाती है, और वो है सेफ्टी। इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट 2022 में हुआ था जो कि ग्लोबल एनकैप ने करा था और इस गाड़ी को सिर्फ 1 स्टार दिया था उन्होंने। हाँ, मान लिया कि इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं जैसे हर गाड़ी के अंदर आ रहे हैं आजकल सुजुकी की, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि बॉडी शेल बहुत ज्यादा मैटर करता है और इस गाड़ी का जो बॉडी शेल था ना वो अनस्टेबल निकल के आया था। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा सेफ्टी वाली बात को। अगर आप ज़्यादा सिटी में चलाते हो और थोड़ा बहुत ही आप हाईवे पर रन रहता है तो ये गाड़ी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो इस गाड़ी का जो टोटल स्कोर बनता है वो आपके सामने है। बाकी इस गाड़ी की माइलेज भी 20 किलोमीटर पर आवर की है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे क्या लगती है कि इस गाड़ी पर ना आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है क्योंकि इसकी जो सेल्स है ना वो बाकी नेक्सा कार्स के मुकाबले थोड़ी कम चल रही है आजकल। तो कोशिश करना कि आप जब इस गाड़ी को लेने जाओ तो डिस्काउंट जरूर लेकर आओ। लिस्ट में अगली गाड़ी है Hyundai की एक्स्टर। एक्स्टर मेरी वीडियोस के अंदर कई बार फीचर हो चुकी है और मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए एक अच्छी गाड़ी है। एक तो इस गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं जैसे मैंने पहले बताया, और ऊपर से आपको इस गाड़ी के अंदर डुअल सिलेंडर सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है जिसके चलते आपकी फ्यूल सेविंग भी हो जाएगी अगर आप सीएनजी वाले वेरिएंट्स के ऊपर जाते हो। लेकिन ये कोई स्पोर्टी इंजन नहीं है, आप ठीक ठाक सिटी ड्राइव्स कर सकते हैं और ओकेजनल हाईवे रन्स कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसके इंजन को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 क्योंकि थोड़ी गाड़ी बड़ी भी है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अंडरपावर्ड भी लग सकता है इंजन। इसके बाद अगर हम रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इन दोनों ही मामलों में Hyundai गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही मामलों के अंदर मैं इस गाड़ी को 4 स्टार्स दूंगा। इसके अलावा जो गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है तो आपको चलाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी हम इसको 4 स्टार्स दे सकते हैं। लेकिन सेफ्टी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर Hyundai गाड़ियाँ अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही हैं। हाँ, इसके अंदर भी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से Hyundai गाड़ियों को 5 स्टार्स भी मिल जाते हैं। लेकिन बॉडी इंटेग्रिटी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर ये अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है। जैसे वर्ना को ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार्स तो दे दिए थे, लेकिन जो इसका बॉडी शेल था वो अनस्टेबल निकल के आया था। अब चलो ये तो वर्ना की बात थी। अगर हम फिर से एक्स्टर पे आए तो इस गाड़ी की अभी तक कोई भी क्रैश टेस्टिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर हम कोई भी स्टार इसको नहीं दे सकते हैं। वैसे अगर आप इस गाड़ी की जगह पंच की तरफ भी जा सकते हो, वो गाड़ी इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लेकिन अगर आपको बेटर आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो आपको एक्स्टर की तरफ ही जाना चाहिए। तो एक्स्टर का जो टोटल स्कोर है वो आपके सामने है। चलिए अब अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक सब 4 मीटर की कैटेगरी की SUV यानी कि XUV 3XO। ये गाड़ी 8 लाख से स्टार्ट होती है और 15,80,000 रुपये तक जाती है। देखो यार, मैं इस गाड़ी से पहले ना आपको नेक्सॉन रिकमेंड करना चाह रहा था क्योंकि चाहे ओवरऑल रिलायबिलिटी हो या फिर सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह हो, दोनों ही मामलों में दोनों ही ब्रांड्स की गाड़ियाँ लगभग एक जैसी ही हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं कभी कभार, और वो भी सबके साथ नहीं होता है। मतलब दोनों ही गाड़ियों का जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो लगभग एक जैसे ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी XUV 3XO को मैं नेक्सॉन से ऊपर रख रहा हूँ और उसका रीज़न है टाटा के टच सेंसिटिव कंट्रोल्स। देखो, मेरा मानना ये है कि टाटा नेक्सॉन के जो इंटीरियर्स है ना वो दिखने में 3XO से भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन आई फील जो टाटा ने डैशबोर्ड के अंदर टच पैनल दिए हैं ना बटन्स की जगह AC वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, वो नए ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनको ऑपरेट करने के लिए आपको सड़क से नज़र हटानी पड़ती है, जो कि जो नए ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। वहीं महिंद्रा ने थ्रू आउट द डैशबोर्ड हर जगह बढ़िया टेक्टाइल बटन्स का यूज़ करा है और इवन अगर उनका आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे ना तो वहाँ पर भी बटन्स हैं। तो इसीलिए ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके इंजन्स की तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शंस इसके अंदर जो मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जो इसके पेट्रोल इंजन्स हैं ना उनसे आप बहुत ज़्यादा माइलेज की उम्मीद नहीं कर सकते हो। इवन दो कंपनी 18 kmpl की माइलेज क्लेम करती है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए मैं इस गाड़ी के जो इंजन्स हैं उनको 3.5 की रेटिंग दूंगा।
अच्छा, यहाँ पर इंजन की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदने जाते हो तो एज अ फर्स्ट टाइम कार ओनर इसके GDI इंजन को अवॉइड करना, क्योंकि क्या होता है ये जो GDI इंजन होते हैं ना, इनमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कार्बन डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल इंजन के मुकाबले, जिसकी वजह से आपकी रिपेयर कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल्सो इनके अंदर हाई ऑक्टेन फ्यूल्स को रिकमेंड किया जाता है, जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपको एक्स्ट्रा कॉशियस भी रहना पड़ेगा गाड़ी को डे टू डे चलाने के वक्त पे। और इसी रीज़न की वजह से मैंने वैग ग्रुप की एक भी गाड़ी को इस लिस्ट के अंदर नहीं रखा है, क्योंकि वो सिर्फ TSI इंजन ही देते हैं, जो कि GDI का ही एक डिफरेंट नेम है। वरना जो काइलैक है वो बहुत ही अच्छी गाड़ी है और मैं इसकी जगह शायद काइलैक को रखता। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी की। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ है और 5 स्टार लेकर आई थी। तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल स्कोर है आउट ऑफ 25 वो है आपके सामने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, जो कि है होंडा की अमेज। फेस लिफ्ट के बाद होंडा की अमेज बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गई है, फिर चाहे आप अंदर से बात कर लो या फिर बाहर से। ये कार फर्स्ट टाइम कार्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस गाड़ी का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस गाड़ी के अंदर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई भी टच पैनल वगैरह नहीं दिए गए हैं। हर जगह फिजिकल बटन्स का इस्तेमाल किया गया है, डैशबोर्ड हो या फिर स्टीयरिंग व्हील। इसके अलावा होंडा के जो इंजन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। इसके अंदर 4 सिलेंडर VTEC इंजन मिलता है, जो कि उतना पावरफुल तो नहीं है जितना 1.5 वाला होता है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक है। तो यहाँ पर भी मुझे इस गाड़ी को 4 स्टार्स देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर मैं ओवरऑल रिलायबिलिटी की बात करूँ तो वो भी टॉप नॉच है। होंडा की गाड़ियों को सालों साल कोई भी दिक्कत नहीं आती है, चाहे इंजन हो चाहे फिर बाकी पार्ट्स हो, इनके सब कुछ ठीक से काम करते हैं। तो यहाँ पर भी 4 मिलेंगे इसको। और सबसे अच्छी बात, जो होंडा का सर्विस एक्सपीरियंस है वो अमंग्स बेस्ट है जितने भी कार ब्रांड्स इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उनसे। और होंडा के अंदर ना बाकी ब्रांड्स जितनी भीड़ भी नहीं होती, तो आपको जल्दी सर्विस मिल भी जाती है। लेकिन अगर हम सेफ्टी की बात करें तो जो इसका प्री फेसलिफ्ट मॉडल था उसको सिर्फ 2 स्टार्स ही मिले थे ग्लोबल एनकैप के अंदर। लेकिन अगर आप फैक्ट शीट देखोगे ना तो इसका जो बॉडी चलता है वो स्टेबल निकल के आया था। यानी अगर नई गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है तो ये गाड़ी आराम से 4 से 5 स्टार लेकर आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो एयरबैग्स है उनको 6 कर दिया गया है और जो इसके अंदर एक्टिव सेफ्टी फीचर्स है उनको भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, ये आगे चल के अच्छी रेटिंग लेकर आएगी। नंबर 5 में मैंने रखा है किया की साइरोस को। अगेन एक सब 4 मीटर गाड़ी है, लेकिन स्पेस इतना ज़्यादा है जितना इससे ऊपर की SUVs में मिलता है आपको। किया ने इस गाड़ी के अंदर क्रीचर कंफर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है। पीछे की जो सीट्स हैं वो आगे पीछे बड़ी आराम से हो जाती हैं, रिक्लाइन भी हो जाती हैं और पीछे की सीट्स के अंदर तक आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, जो कि महंगी से महंगी गाड़ियों में भी नहीं मिलता। बॉक्सी शेप की वजह से आप इस गाड़ी के डैशबोर्ड में बहुत ज़्यादा सामान आराम से रखते हैं। एंड अगेन किया ने भी इसके डैशबोर्ड में भर भर के बटन्स दिए हैं टू मेक योर लाइफ ईजी। तो इसीलिए इस गाड़ी को यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स मिलने चाहिए। लेकिन मैं इसके इंजन से थोड़ा नाखुश हूँ। इसमें पेट्रोल इंजन के नाम पर 1 लीटर का GDI इंजन ही मिलता है, जो कि पावरफुल तो है, लेकिन एज आई सेड बिफोर नए ओनर्स के लिए GDI इंजन बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। लेकिन इस गाड़ी को फिर भी मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आज की डेट में भी लोग डीजल इंजन ले रहे हैं और इसमें आपको 1.5 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन मिल जाता है। लेकिन फिर भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ना होने की वजह से इसके थोड़े से पॉइंट तो कटेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सर्विस की या फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी की, तो कोरियंस और जापानीज की आपस में टक्कर है आज की डेट में। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, आपको दोनों में ही मजा आएगा। और सेफ्टी के अंदर भी ये गाड़ी 5 स्टार्स लेकर आ चुकी है, जो कि भारत एनकैप ने इस गाड़ी को दिए हैं, जो कि बॉडी इंटेग्रिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि भारत एनकैप वाले बॉडी शेल इंटेग्रिटी के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, जबकि बाकी सब बता रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो कि हमें पूछना चाहिए। खैर, किया पर वापस आते हैं। देखो, किया वालों ने बोला है कि उन्होंने इस गाड़ी की जो बॉडी है ना उसको स्ट्रेंथन करा है, तो फिलहाल मैं ये मान लेता हूँ कि इस गाड़ी को जो 5 स्टार रेटिंग मिली है वो ठीक ठाक ही है और मेरे को यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे वो। अगली गाड़ी है सुजुकी की ब्रेजा। देखो, ब्रेजा का इस गाड़ी में ना होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि मारुति गाड़ी है तो रिलायबल है, सर्विस अच्छी है, तो इन चीज़ों पे तो कोई शक भी नहीं कर सकते हम। सब 4 मीटर गाड़ी है तो आपको पार्क वगैरह करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और विजिबिलिटी भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बड़े बड़े ग्लास एरिया दे रखे हैं इसके अंदर। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी है जहाँ पर मैं इस गाड़ी से हुंडई की और बाकी किसी भी ब्रांड की गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा खुश हूँ, जिसमें पहली तो है सेफ्टी। इस गाड़ी को 4 स्टार रेटिंग मिली थी ग्लोबल एनकैप में। हाँ, पुरानी रिजीम में मिली थी, लेकिन एटलीस्ट 4 स्टार तो लाई थी ये गाड़ी तब। और दूसरी है इसकी परफॉर्मेंस। यार, इस गाड़ी को छोड़कर इस कैटेगरी में ना कोई भी आपको ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जो 1.2 लीटर के इंजन से या फिर 1 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन से ऊपर के इंजन अपनी गाड़ियों के अंदर दे रही हो। लेकिन ब्रेजा के अंदर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको 99 bhp की पावर निकाल के देता है। बेशक ये कोई परफॉर्मेंस इंजन नहीं है, काइलैक का 1 लीटर का इंजन इससे भी ज़्यादा पावर निकाल के देता है, लेकिन बड़े इंजन के अंदर जो लो एंड टॉर्क मिलता है ना, उसका मुकाबला काइलैक तो क्या कोई भी दूसरी गाड़ी अपने छोटे टर्बो इंजन के साथ नहीं कर सकती है। और लो एंड टॉर्क जो होता है वो न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, वो मैनुअल कार्स को बार बार स्टॉल करते हैं गाड़ी उठाते टाइम। लेकिन अगर आपके पास ऐसी अच्छे लो एंड टॉर्क वाली गाड़ी हो ना, तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑल्सो पहाड़ों पर भी ये छोटे टर्बो इंजन वाली गाड़ियाँ ना नए ड्राइवर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत लेकर आती हैं, क्योंकि स्टैंड स्टिल से इन गाड़ियों को उठाना एक अच्छे लो एंड टॉर्क वाले इंजन के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये गाड़ी नए कार ओनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाती है। और हाँ, इसके अंदर आपको CNG वेरिएंट्स भी मिलता है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो इसका जो टोटल स्कोर बनता है वो आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी बड़ी गाड़ियों की तरफ।
जिसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा मारुति की ही एक और गाड़ी के बारे में, जो कि है ग्रैंड विटारा। तो रिलायबिलिटी, सर्विस और इंजन परफॉर्मेंस के मामले में ये आपको ब्रेजा जैसी ही मिलेगी। बाकी ईज़ ऑफ ड्राइविंग के अंदर भी हमें इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए इस तरीके की लंबी गाड़ियों को पार्क करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात साबित होती है। बाकी गाड़ी अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, एक अच्छी फैमिली कार है, और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इस गाड़ी की जो माइलेज है ना वो बड़ी कमाल की है। लेकिन इस गाड़ी के साथ भी एक दिक्कत है, और वो ये कि इस गाड़ी की जो क्रैश टेस्टिंग है ना वो अभी तक नहीं हुई है, और कहा नहीं जा सकता अभी फिलहाल की इस गाड़ी की जो बॉडी शेल इंटेग्रिटी है वो किस तरीके की निकल के आएगी। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स तो मिल ही जाते हैं, तो फिलहाल के लिए आप उसी के साथ खुश रहिए। तो इसका जो टोटल स्कोर है वो आपके सामने है। अगली गाड़ी इस लिस्ट के अंदर है किया की क्लाविस। यार इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, और एक जॉइंट फैमिली जब एक साथ चलती है तो 5 सीटर गाड़ी काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ती है उनके लिए, और इसीलिए कई लोग पहली कार के तौर पर ही एक एमपीवी खरीदते हैं, और अक्सर वो एमपीवी मारुति की अर्टिगा होती है। लेकिन अर्टिगा को एक टैक्सी कार वाली इमेज मिली हुई है, जिससे लोग अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं। तो मेरी ख्याल में ऐसे लोगों को चुननी चाहिए किया की क्लाविस, या वो कारेज की तरफ भी जा सकते हैं अगर उनका बजट थोड़ा सा कम है तो। अगेन हुंडई गाड़ियों की तरह ही किया की गाड़ियां भी ओवरऑल रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर हम इंजन की बात करें ना, तो क्लाविस की थ्रू आउट जो रेंज है वेरियंट्स की, उनमें आपको ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ GDI इंजन ही देखने को मिलते हैं। बस पहले जो 2 वेरिएंट्स हैं उनके अंदर ही आपको NA पेट्रोल इंजन मिलता है, बाकी डीजल इंजन तो आपको इसके अंदर मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए इंजन कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन मैं तो फिर भी अभी भी यही बोलूँगा कि GDI इंजन की तरफ नए कार बायर्स को नहीं जाना चाहिए, और अगर आप मेरी इस बात पे चलते हो तो आप कारेंस की तरफ भी जा सकते हो। उसके अंदर ज़्यादातर जो इंजन ऑप्शन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड वाले ही हैं। तो बाकी इसके जो इंजन हैं वो सारे के सारे ही ट्रैक्टेबल हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर जो रेटिंग दी है मेरे हिसाब से ठीक है वो। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये गाड़ी 7 सीटर है, तो जो नए ड्राइवर्स होंगे ना उनके लिए थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ मनूवर करना मुश्किल होगा, इसको पार्किंग में लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इस गाड़ी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि इसको सिर्फ 3 स्टार्स मिले हैं, जो कि अगेन एक कंसर्निंग बात है। तो जो टोटल स्कोर है इस गाड़ी का वो आपके सामने है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नंबर 1 और लास्ट गाड़ी की तरफ, यानी कि होंडा एलिवेट। ये कार ओवरऑल रिलायबिलिटी में अच्छी है, इसकी इंजन पावर अच्छी है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको 118 bhp का इंजन मिल जाता है। होंडा की सर्विस अच्छी है, जैसे मैंने पहले बताया। कार का जो ग्लास एरिया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और थ्रू आउट द डैशबोर्ड आपको बटन्स देखने को मिलते हैं। टच पैनल्स का यूज़ नहीं किया गया है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो एलिवेट की कोई भी क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग नहीं है हमारे सामने, इसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई है, ना तो ग्लोबल एनकैप में ना ही भारत एनकैप के अंदर। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो गाड़ी है ना ये 5th जनरेशन सिटी वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, और जो सिटी की 4th जनरेशन थी ना उसको 4 स्टार्स मिले थे ग्लोबल एनकैप के अंदर। लेकिन जो नई सिटी है उसको भी अगेन बी एनकैप और ग्लोबल एनकैप के अंदर टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस गाड़ी को ए एनकैप के अंदर जरूर टेस्ट किया गया है, जिसके अंदर इसको 5 स्टार मिले हैं, और इस गाड़ी का जो बॉडी शेल है वो भी वहाँ पर स्टेबल ही दिखाया गया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर एलिवेट की टेस्टिंग होती है ना तो इसका भी जो सेफ्टी स्कोर है वो अच्छा खासा ही आएगा। तो इसकी जो ओवरऑल स्टार रेटिंग है वो आपके सामने है जो हमने दी है इसको। यार मेरे को क्या लग रहा है, आप लोग ना भी कमेंट के अंदर जाके बोलोगे कि यार मैं क्रेटा, सेल्टोस और कुशाक वगैरह को हटाकर बार बार एलिवेट का नाम क्यों लेता रहता हूँ। देखो मैंने 2 ही वीडियो में बोला है, एक लास्ट में और एक इसमें, इसको दोनों को में ही इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, और उसका रीज़न आप समझो। मेन जो रीज़न है ना इस गाड़ी को सबसे आगे रखने का बार बार, वो ये है कि इस गाड़ी में ना तो ब्लैंड आपको नॉर्मल सा NA इंजन मिलता है, ना ही सीधा का सीधा TSI इंजन दे दिया जाता है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला। इस गाड़ी के अंदर आपको दोनों का ही बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिलते हैं। एक ऐसा NA इंजन मिलता है जो कि इनकी VTEC टेक्नोलॉजी में बना है, जिसकी वजह से ये गाड़ी 118 bhp की पावर निकालती है, और साथ ही साथ अगर आप हल्के फुट से चलाओगे तो आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाएगी। तो ये जो एक ऐसा स्वीट स्पॉट पकड़ा हुआ है ना होंडा ने, ना तो ये हुंडई, ना ही किया और ना ही वैग ग्रुप की गाड़ियां पकड़ पाई हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो हुंडई और किया है ना इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं, इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, फिर भी इनकी जो बॉडी शेल इंटेग्रिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है। जैसे हमने वर्ना में देखा, कारेंस की भी इनकी सेफ्टी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है, और इन्होंने अपनी क्रेटा और एलिवेट तो भेजी ही नहीं है टेस्ट कराने के लिए। तो यार ये वाली जो बात है ना ये मुझे थोड़ी सी खटकती है, इसीलिए मैं होंडा को थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ इनके। लेकिन जब किया और हुंडई की क्रैश टेस्ट रेटिंग आ जाएगी ग्लोबल एनकैप में खासकर अच्छी, तो मैं उनको भी ऊपर रखना चालू कर दूंगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर छोड़िए। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है इस लिस्ट में से, और अगर मैंने कोई गाड़ी मिस कर दी है तो वो भी ज़रूर बता देना। और हाँ यार, मैंने सुना लाइक करने से वीडियो आगे तक जाती है, तो लाइक भी ज़रूर ठोक के जाना। थैंक यू।